नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के मामले में जांच कमेटी क्या गठित की। गौतम अडानी खुद इतने एक्टिव हो गए, उन्होंने ट्वीट भी किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत है, सच सामने आएगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी गठित की, जांच शुरू होते ही गौतम अडानी सेबी के वफादार बन गए और जो अब तक लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, उन्होंने चौंकाने वाली जानकारी सेबी के साथ साझा की है। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी 4 कंपनियों की हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनी के हाथों बेच दी है। 4 कंपनियों में गौतम अडानी की 4 वो बड़ी कंपनियां कौन कौन सी हैं वो भी हम बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब जांच की शुरुआत हो गई तो फिर गौतम अडानी ने आनन फानन में अपनी कंपनियों की हिस्सेदारी एक विदेशी फर्म को क्यों बेची है। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे फंड्स जुटाने के लिए। फंड्स इन्हें तो कहीं से मिल नहीं रहे, विदेशी बैंकों ने इनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक गंभीर सवाल खड़े होते हैं और यहाँ पर दाल में कुछ काला है वो भी आपको पता चलने वाला है। महुआ मोइत्रा ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार इस दाल में कुछ ना कुछ तो काला है या पूरी दाल ही काली है। क्योंकि गौतम अडानी जब अपना एफपीओ लाए थे तो वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड था और अचानक से बाजार के घाटे का हवाला देखकर उन्होंने एफपीओ कैंसिल कर दिए थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, जब एफपीओ के टाइम में 3200 रुपए के दर से एफपीओ खरीदने के लिए वैसे इन्वेस्टर तैयार थे, अब गौतम अडानी को 1400 रुपए के लिए पार्टिसिपेशन करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। इस मामले में हम आपको डिटेल में बताएंगे, एफपीओ वाला खेल भी और महुआ मोइत्रा के ट्वीट को भी हम क्लियरली बताएंगे कि उन्होंने क्या कहना चाहा है। साथ ही साथ हम ये बताएंगे आपको कि गौतम अडानी के ऊपर एक आरटीआई भी किया गया और आरटीआई से जवाब मांगने की कोशिश की गई सेबी से। सेबी ने इंफॉर्मेशन उस मामले में नहीं दी क्योंकि आरटीआई करने वालों ने थोड़ी अपनी कमी दिखा दी। जो उन्होंने सवाल पूछे काफी हल्के सवाल थे, जिसके कारण उसका जवाब भी मुनासिब था भी नहीं। उन्हें कुछ और भी दमदार पॉइंट्स के साथ सवाल आरटीआई के तहत करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने आरटीआई में क्या लिखा वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले जरा यह तो देख लीजिए कि गौतम अडानी ने कौन कौन सी अपनी कंपनी के हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनी को बेची है। एनडीटीवी की खबर जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें हेडलाइन है, अमेरिका की जीक्यूजी पार्टनर्स से अडानी ग्रुप ने जुटाए 15,446 करोड़ रुपए। अब कौन कौन से उसमें हैं जरा वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। समूह ने अपने एक बयान में कहा है, यानी अडानी ग्रुप ने, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एपीसेज और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एजीईएल, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड एटीएल और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड एईएल के शेयर बाजार में बेचे गए हैं। गौतम अडानी ने इसमें हिस्सेदारी, मोटी हिस्सेदारी बेची है। उसका प्रतिशत क्या है वो भी जरा समझ जाइए। 15,000 करोड़ के लिए गौतम अडानी ने क्या किया। दरअसल मामला यह है कि गौतम अडानी के लिए दरवाजे बंद हैं। विश्व के तमाम बैंक इन्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और जहां जहां गौतम अडानी ने खेल किया है, उनके भाई ने इस तरीके के खेल को अंजाम दिया, वहां से भी दरवाजे बंद हो गए। हमने जब एफपीओ की जिक्र की है 20,000 करोड़ वाली और फिर इस 15,000 करोड़ के फंड्स की जब बात की है और इसकी सूचना सेबी को गौतम अडानी ने दी, वही गौतम अडानी जिनके भाई ने 24 करोड़ के स्टेक को रूस के एक बैंक में गिरवी रखा, वो भी गौतम अडानी के प्रोमोटर्स कंपनियों के, जिसका मैक्सिमम पैसा गौतम अडानी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों में लगाए जाते हैं। उस कंपनियों को बिना बताए उस कंपनियों के 24 करोड़ के स्टेक को रूस के बैंक में जमा करने का मतलब क्या था और सेबी को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। यह जानकारी भी फोर्ब्स के जरिए सामने आई थी। इस पर तो गौतम अडानी कुछ नहीं बोले। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भारत पर हमला बता गए। लेकिन जरा देखिए तो 15,000 करोड़ रुपए इन्होंने अभी फंड्स जुटाने के लिए अपनी कंपनियों की हिस्सेदारी बेची, वो भी तब जब जांच चल रही है, तब सेबी को जानकारी दी जा रही है। इसको लेकर सवाल तो उठेंगे ना। अब जरा आंकड़ों के हिसाब से देखिए, इसमें बताया गया है, एनडीटीवी ने कहा है, जीक्यूजी पार्टनर्स ने 4 कंपनियों में डील के जरिए निवेश किया है। डील में जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी एंटरप्राइजेज में 3.39%, अडानी पोर्ट्स में 0.04%, अडानी ट्रांसमिशन में 2.55% और अडानी ग्रीन एनर्जी में 3.51% हिस्सा खरीदा है। ये अमेरिकी जीक्यूजी पार्टनर्स ने इनसे इतनी हिस्सेदारी खरीद ली है।
जबकि उचित तो तब होता जब सेबी को जितना वक्त दिया गया था कि भाई आप जांच करके सुप्रीम कोर्ट को जवाब दीजिए कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। साथ ही साथ जो जांच कमेटी बनी है उसमें जितने एक्सपर्ट की टीम बैठी हुई है, कई ऐसे लोग हैं जो इस मामले के इस विधा के मास्टर हैं, वो सब भी पता कर पाते कि गौतम अडानी क्या किए हैं, कैसे शेयर को ओवर वैल्यूड किए थे 85% तक, क्यों उनके शेयर 85% तक नीचे भी गिरे। इन तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। लेकिन ये जो खरीद बिक्री का खेल शुरू हुआ है, क्या फिर इसमें गोलमाल की स्थिति नहीं हो जाएगी? अब इसमें लोगों को लगेगा कि उसका तो हिसाब होगा, लेकिन आरटीआई जो किया गया उस व्यक्ति के सवाल भले ही हल्के थे, लेकिन जो सेबी का जवाब था उस जवाब में भी कई राज छुपे हुए। हम आरटीआई को भी दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर, लेकिन इससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि गौतम अडानी की कंपनियों पर 2.25 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है और गौतम अडानी को इस बार इसी साल 8% तक अपने कर्ज वापस करने हैं, चुकाने हैं। और कैसे चुकाएंगे? तो यह खेल शुरू हुआ है। मार्जिनल लोन तो कहीं मिल नहीं रहा, अब फंड्स जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। फंड्स जुटाने के लिए यह तरीका अपनाया गया। इससे पहले रोड शो उन्होंने किया था, रोड शो में अब अमेरिकी जीक्यूजी को कैसे लुभाया उन्होंने, कैसे उन्होंने इसमें हिस्सेदारी बिचवाई है अपनी कंपनी की, यह सब भी जवाब तो गोलमोल टाइप का ही मिलेगा। लेकिन इस मामले पर महुआ मोइत्रा का ट्वीट देख लीजिए, फिर हम आरटीआई वाले मामले पर भी आएंगे। महुआ मोइत्रा ने लिखा, अडानी GQG deal 15,000 crore block stock sale seems more like desperate margin call funding. FPO investors who were ready to buy at ₹3,200 didn't participate at 1,400. दाल में कुछ काला है। महुआ मोइत्रा के इस बातों को जरा समझिए, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं आपको। इन्होंने कहा कि जो एफपीओ के इन्वेस्टर 3200 रुपए के दर से एफपीओ खरीदने के लिए तैयार हुए थे, वे 1400 रुपए के दर से क्या 15,000 करोड़ रुपए नहीं जुटा सकते थे? इनका यह सवाल है। अब सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको याद होगा जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उसी वक्त एफपीओ भी गौतम अडानी का लॉन्च हुआ था। 20,000 करोड़ का एफपीओ था, फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ। गौतम अडानी ने कहा कि बाजार में घाटा होगा तो हम इसे वापस कर देंगे, सबके पैसे लौटा देंगे। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, उसमें खुदरा निवेशक जो थे, जो पैसा लगाते एफपीओ में, वो बेहद कम थे। जो भी थे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, ऐसे लोग जो गौतम अडानी के कंपनियों में पैसा डाल रहे थे। आखिर वो लोग कौन थे? सारा खेल तो यहीं पर है। तो आरोप यह लगा कि गौतम अडानी के एफपीओ में पैसा लगाने वाले, उनके करीबी, उनके जानने वाले, या फिर उनके ही सेल कंपनियों से पैसे डाले गए थे, चाहे वो मॉरिशस बेस्ड सेल कंपनी हो या फिर दुबई बेस्ड हो या फिर सिंगापुर वाली हो। लेकिन कहीं ना कहीं से गौतम अडानी अपने सेल कंपनियों के जरिए ही उस एफपीओ को फुल्ली सब्सक्राइब किए थे और जानते थे कि बाजार अभी गिरने वाला है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उससे उनकी जो है कुर्सी हिल सकती है, उनका जो नेटवर्थ है वो खराब हो सकता है। तो गौतम अडानी ने सामने से आकर क्या कहा कि हम सबके पैसे वापस करते हैं। आखिर उन निवेशकों को अगर भरोसा था तो क्या वही निवेशक 15,000 करोड़ रुपए गौतम अडानी को दे नहीं सकते थे, जो अमेरिकी जीक्यूजी के तहत अपनी कंपनियों की हिस्सेदारी वो बेच डाले? अब इस मामले को जरा जोड़िए आप इससे, आरटीआई जो एक व्यक्ति ने की थी उस आरटीआई में सेबी के जवाब से। ये अजय वासुदेव बोस हैं, इन्होंने आरटीआई की थी कब? तो फरवरी के महीने में, जवाब इन्हें मार्च में मिला है। अब इसमें एक महीने बाद जो इन्हें जवाब मिला है और उनके जो सवाल हैं दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इनका पहला सवाल था कि लॉस इन अमाउंट टू इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज स्टॉक फेलिंग एट स्टॉक एक्सचेंज ड्यू टू हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। पहला सवाल यही था कि कितने इन्वेस्टर्स का कितना पैसे का नुकसान हुआ है जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी के कंपनियों का परफॉर्मेंस खराब हुआ है। दूसरा था नेम्स ऑफ स्टॉक्स ऑफ अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी व्हिच शोड डाउनवर्ड ट्रेंड ड्यू टू हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। दूसरा सवाल जो था वो भी काफी हल्का सवाल था। सवाल यही था कि कौन कौन से स्टॉक गौतम अडानी के हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आने के बाद नीचे की तरफ गिरे, ग्राफ गिरता चला गया। तो सेबी का जवाब भी बहुत ही प्रत्याशित था और प्रत्याशित नहीं था। ये आप जवाब भी देख सकते हैं। उन्होंने क्वेरी 1 का साफ कहा कि यह संभव नहीं है
कि शेयर मार्केट में जो चीजें मोबिलाइज होती हैं, खरीद फरोख्त रोज होती है, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो उसमें एग्जैक्ट ये बताना कि किस इन्वेस्टर का कितना अमाउंट का लॉस हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये बड़ा मुश्किल काम है। जाहिर तौर पर शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है। और जो दूसरा जवाब है कि वो पब्लिकली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि गौतम अडानी के किस किस कंपनियों में कितना नुकसान गया है। लेकिन जो पहला जवाब है उसी को आप जरा इस केस से कनेक्ट कीजिए अमेरिकी कंपनी से। अमेरिकी कंपनी ने जो इनकी हिस्सेदारी खरीदी है, इनके प्रोमोटर से, इनके मेन कंपनियों से, 4 कंपनी के हिस्सेदारी को खरीदा है अमेरिकी कंपनी ने, तो फिर अगर सेबी से कुछ पूछ दिया जाएगा तो सेबी वाले क्या यही कहेंगे कि चीजें जो हैं कि लॉसेज ओइंग टू एनी डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ स्टॉक्स आर नोशनल एंड अनरियलाइज्ड व्हिच क्रिस्टलाइज ओनली अपॉन लिक्विडेशन ऑफ सच होल्डिंग्स बाय द इन्वेस्टर्स। यह जवाब दिया जाएगा कि अगर वो तभी पता चल पाएगा जब उसको लिक्विडेट किया जाएगा, जब वो स्टॉक और शेयर में रहेंगे तो इसका नुकसान का पता कर पाना, किसको कितना अमाउंट में नुकसान हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। तो क्या गौतम अडानी जांच को इस जरिए भ्रमित करना चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनी को हमने बेच दिया है, अब आप हिसाब लगाते रहिए, घूमते रहिए कि गौतम अडानी ने अपने किस शेयर में कितना ओवर वैल्यूड किया था, कितना खेल किया था, क्योंकि सेबी इस बात को बता नहीं सकता है। वहीं महुआ मोइत्रा का भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से जांच करने को कह तो दिया, लेकिन सेबी में तो अभी भी उनके समधी बैठे हुए हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग को मॉनिटर करते हैं, तो ऐसे में क्या निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अब ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन जांच शुरू होते ही गौतम अडानी ने अपने कंपनियों को क्यों बेचा, इसको लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो कंपनी एफपीओ में इतना करोड़ जुटा सकती है वो 15,000 करोड़ नहीं जुटा पाए। इस वजह से भी बड़ा सवाल है। देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर खुद संज्ञान लेगा तब सब कुछ सामने आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।